सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पदार्थ की रचना और गुणों का अध्ययन करेंगे। अपने आसपास की वस्तुओं को गौर से देखिए। आपको क्या नजर आता है? जी हाँ, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जिनके आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग हैं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान मास हो और वो कुछ जगह आयतन वॉल्यूम घेरती हो, पदार्थ मैटर कहलाती है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी तरह वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आइए हम इस वीडियो में भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करें। दोस्तों, क्या पदार्थ सतत कंटिन्यूअस हैं या कणों पार्टिकुलेट से बने होते हैं? आइए एक क्रियाकल्प द्वारा ये ज्ञात करें। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। अब इसमें 1 चम्मच शर्करा कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? नहीं। ऐसा कैसे हुआ? जल में घुली शर्करा का क्या हुआ? जब हम जल में शर्करा घोलते हैं तो शर्करा के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। हम ये तो जान गए कि पदार्थ कणों से बने हैं, लेकिन ये कण कितने छोटे होते हैं? आइए एक क्रियाकल्प द्वारा ये ज्ञात करने का प्रयास करें। स्याही की 5 बूंदों को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। आपको क्या नजर आता है कि जल अब भी रंगीन है? प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। ये प्रयोग दर्शाता है कि स्याही की चंद बूंदों से भी पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हर बूंद में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे-छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आइए अब हम पदार्थ के इन कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जानें। क्रियाकल्प 1 और 2 में हमने देखा कि किस तरह शर्करा और स्याही के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है।
दोस्तों, क्या किसी भी पदार्थ के कण स्थिर होते हैं या निरंतर गतिशील होते हैं? जल से भरा एक बीकर लें। इस बीकर में 2 चम्मच चाय पत्ती डालें और इसे एक ओर रख दें। कुछ घंटों के पश्चात आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि कुछ समय के पश्चात जल का रंग बदल रहा है। अब इस बीकर को यदि गर्म करें तो आप क्या देखते हैं? आप देख सकते हैं कि बीकर को गर्म करने पर चाय का रंग पानी में अधिक तेजी से घुल जाता है। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है। आइए अब हम कणों के अंतिम अभिलाक्षणिक गुण के बारे में चर्चा करें। इसे भी हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक तांबे की तार, ईंट का टुकड़ा और एक रस्सी लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। क्या ये आसान था? नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। दूसरे शब्दों में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या तीनों वस्तुओं को भंगुर करने के लिए समान बल की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पदार्थों के कणों के बीच के आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको पदार्थ की रचना और गुणों की अच्छी समझ हो गई है। अगले वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं, स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ क्या होते हैं और उनके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन किया। आइए अब हम इस वीडियो में पदार्थों की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन करें। अरे वाह, यहाँ किसी के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। चलिए देखें यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं रखी हैं। यहाँ मेहमानों के लिए कुछ मिष्ठान और शरबत रखा है और कमरे को गुब्बारों से सजाया गया है। क्या आप जानते हैं इन सभी वस्तुओं में क्या खास है? ये सभी पदार्थ पृथक पृथक अवस्थाओं में हैं। मिष्ठान का टुकड़ा एक ठोस पदार्थ है, जग में भरा शरबत एक द्रव्य पदार्थ है और गुब्बारों में भरी हवा एक गैसीय पदार्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पदार्थों की अवस्थाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। आइए अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार में अध्ययन करें। सबसे पहले हम ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। इन वस्तुओं को इकट्ठा करें। चौकोर तांबे का पतरा, ईंट, गेंद और पत्थर। अब एक कागज पर पेंसिल से इन सभी वस्तुओं के आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी वस्तुओं का निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं हैं? ये सभी वस्तुएं पदार्थ के ठोस अवस्था में हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। अब अगर हम इनके आयतन को देखें
तो पाएंगे कि इन सभी पदार्थों के आयतन स्थिर हैं, यानी इनमें नगण्य संपीड्यता होती है। आइए अब एक मजेदार क्रियाकल्प करते हैं। इन वस्तुओं पर हथौड़ा मारकर इन्हें खींचकर या गिरा कर देखें। आप क्या देखते हैं? क्या इनके आकार बदले हैं? नहीं, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ठोस पदार्थ में कणों के बीच बहुत कम खाली जगह होती है और उन कणों के बीच का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ठोस पदार्थ आपस में विसरित होते हैं? आइए एक मजेदार प्रयोग द्वारा ये ज्ञात करें। इस प्रयोग के लिए हमें एक कागज और गेंद की आवश्यकता होगी। अब इस गेंद को कागज में मिलाने की कोशिश कीजिए। आप क्या देखते हैं? ये दो ठोस पदार्थ एक दूसरे में विसरित नहीं हो सकते। हमने देखा कि ठोस पदार्थ के आकार स्थिर होते हैं और आयतन निश्चित होते हैं। उनके कणों के बीच का आकर्षण सबसे अधिक होता है। इसीलिए ठोस पदार्थ की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है और दो ठोस पदार्थ एक दूसरे में विसरित नहीं होते। अब पदार्थ की द्रव्य अवस्था देखते हैं। ठोस पदार्थ की तरह क्या द्रव्य अवस्था में भी पदार्थ का आकार स्थिर और निश्चित है? चलिए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करें। यहाँ 3 अलग अलग आकारों के कांच के बर्तन हैं। हमारे पास इस जग में कुछ शरबत है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि शरबत ने जग का आकार लिया है। अब हम इन कांच के बर्तनों में ये शरबत एक एक करके उड़ेलेंगे। आप क्या देखते हैं? जी हाँ, शरबत ने हर बार अपना आकार बदल लिया। इसका मतलब द्रव्य अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित नहीं रहता। क्या शरबत का आयतन एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने से बदल रहा है? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्य अवस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित रहता है। क्या जग से बर्तनों में शरबत उड़ेलते समय शरबत आसानी से बहता है? जी हाँ, इसका मतलब द्रव्य अवस्था में पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है। आइए अब हम इन द्रव्य वस्तुओं को देखें। स्याही और जल का घोल, चीनी और जल का घोल और वात युक्त पेय, ये सभी पदार्थ द्रव्य अवस्था में हैं। स्याही और जल का घोल एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में विसरित करके बनता है। चीनी और पानी का घोल एक ठोस को एक द्रव्य में विसरित करके बनता है और वात युक्त पेय एक गैसीय पदार्थ को एक द्रव्य में विसरित करके बनता है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। आप सोच रहे होंगे कि लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। हमने देखा कि द्रव्य पदार्थों के आकार निश्चित नहीं होते, लेकिन इनके आयतन निश्चित होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों के बीच का आकर्षण कम होता है क्योंकि द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। इसीलिए द्रव्य पदार्थ की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी संभव है।
द्रव्य अवस्था में पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है और द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। आप जानते हैं कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। वातावरण में उपस्थित गैसें, विशेषतः ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। क्या इन गैसों का कोई आकार या आयतन होता है? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में पदार्थों का कोई आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। आइए अब एक क्रियाकल्प करें। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर कॉर्क से बंद कर दें। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा दें और अब पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी सिरिंज में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। अब तीनों पिस्टन को सिरिंजों में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि सिरिंज 1 का पिस्टन सबसे आसानी से सबसे अधिक दब गया। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ये संपीड्यता इसलिए संभव है क्योंकि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण न्यूनतम होता है। दोस्तों, रसोई में बनाए जा रहे पकवान की खुशबू हमारे रसोई में बिना दाखिल हुए हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि गैसीय पदार्थों के आकार और आयतन निश्चित नहीं होते। ठोस और द्रव्य की अपेक्षा गैसीय पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण न्यूनतम होता है क्योंकि गैसीय पदार्थ के कणों में अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। इसलिए गैसीय पदार्थ की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में काफी अधिक होती है। गैसीय अवस्था में भी पदार्थ दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है और गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। आशा करते हैं कि आपको अब पदार्थों की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर की अच्छी समझ हो गई होगी। अगले वीडियो में हम पदार्थों पर तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पदार्थों की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन किया। आइए अब हम इस वीडियो में तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का अध्ययन करें। दोस्तों, आपने बर्फ को जल में पिघलते हुए तो जरूर देखा ही होगा और जल को गर्म करने पर जल वाष्प में भी बदलते हुए देखा होगा। इन प्रेक्षणों से हम ये कह सकते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, सॉलिड, द्रव्य, लिक्विड तथा गैस में रह सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इस वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करें। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और
उसमें थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें और जब बर्फ पिघलने लगे तब तापमान को नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव्य में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। आइए पहले हम बर्फ से जल में परिवर्तित होने में प्रेक्षणों पर चर्चा करें। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि आखिर बर्फ जल में परिवर्तित कब और क्यों होती है। जब हम बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो तापमान के बढ़ने पर बर्फ या ठोस में मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब बर्फ ठोस पिघलकर जल द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। और क्या आप एक और रोचक बात जानते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वो उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ऊंचा ठोस का गलनांक होगा उतना ही ऊंचा उसके कणों के बीच का आकर्षण बल होगा। इस क्रियाकल्प में आपने प्रेक्षण किया होगा कि बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन है। ठोस से द्रव्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संगलन फ्यूजन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया में आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान में कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? दरअसल कणों के पारस्परिक आकर्षण को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशेषित कर लेती है। ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन पर जल के कणों में ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब आइए देखें कि जल से जल वाष्प में परिवर्तन के दौरान क्या होता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण बल्क फिनोमिनन है जिसमें द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब पर
1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर जल के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाष्प के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इस क्रियाकल्प के द्वारा हमने सीखा कि गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन क्या सभी पदार्थ इसी नियम का पालन करते हैं? नहीं। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन जैसे कुछ पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। आइए अब हम दाब परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव देखें। आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर में गैस को भरा गया है और उस पर इस तरह से पिस्टन लगाया गया है। अब यदि हम इस पिस्टन पर दाब बढ़ाएं तो क्या होगा? हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। अतः आप देखेंगे कि दाब बढ़ाने एवं संपीड़न करने पर गैस के कण समीप आ जाते हैं। यदि हम दाब को बढ़ाते रहें तो ये गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का नाप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। क्या पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उनमें जल धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसे में जल का क्या होता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। आइए देखें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होने के कारण सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है।
जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से कम होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। क्या आप वाष्पीकरण के बारे में और एक मजेदार बात जानते हैं? क्या आपने कभी अपनी हथेली पर एसीटोन की कुछ बूंदें गिराकर देखी है? आपको हथेली पर शीतलता महसूस हुई होगी। ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। एसीटोन के कण आपकी हथेली और उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण आपको हथेली पर शीतलता महसूस होती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता हो जाती है ना ये मजेदार? दोस्तों, इस वीडियो में हमने पदार्थों की अवस्था पर तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन किया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।